सभ्यताओं की लड़ाइयां दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयां रही हैं। इंसानों ने जिस पर सबसे ज्यादा गर्व किया वो उनकी सभ्यता ही थी। महापुरुषों को भी उनके आखिरी पलों में इसी बात का सुकून रहा कि वो अपनी सभ्यता को और अधिक समृद्ध बना सके। इंसानों ने दुर्गम समुद्रों, बीहड़ जंगलों और बर्बर मरुस्थलों को पार इसीलिए किया ताकि वो अपनी सभ्यता को फैला सके। लेकिन क्या हो कि यूं ही बैठे बिठाए कोई आपकी सभ्यता पर, आपकी संस्कृति पर कब्जा करने लगे। जिन नदियों का पानी आपके लिए अमृत है उनमें कोई जहर घोलने लगे। जो भूमि आपकी माता है उस पर बलात् कब्जा करने लगे। वैसे तो आज ये पूरे हिंदुस्तान के साथ हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक विशेष ऐतिहासिक घटना के जरिए इस पूरे माजरे को समझाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि आखिर आज जिस मकड़ जाले में हम सभी फंसे नजर आते हैं वो शुरू कहां से हुआ। भारत के सुदूर उत्तर पूर्व का एक राज्य असम, जो उस वक्त वाकई भारत से काफी दूर था। असम के मारी गांव जिले का बोरबोरी गांव 18 फरवरी 1983 की सुबह खैरुद्दीन अली की आंख एक झटके के साथ खुलती है। हवा के एक झोंके ने दरवाजा खोल दिया था। घर में एक भयानक शांति थी। बिस्तर से बीवी और बच्चे गायब थे। घर के बाहरी हिस्से में गया तो रात में वहीं पर सोए माँ बाप का भी कुछ पता नहीं था। ढूंढते हुए गांव में गया तो सामने से हजारों असमिया लोगों की भीड़ हाथों में हथियार लिए आ रही थी। वो भागा। रास्ते में उसे अपना बेटा मिला। उसे गोद में लेकर भागा। नदी पार करते हुए उसके हाथ से उसका बेटा छूट गया और नदी में बह गया। बाकी परिवार का पता कभी नहीं चल सका और एक ही दिन में खैरुद्दीन का पूरा परिवार उसके लिए खत्म हो गया। तो कौन थे वो लोग जो खैरुद्दीन का कत्ल कर देना चाहते थे, और कौन था खैरुद्दीन जिसका कत्ल करने को ये भीड़ इतनी बेकाबू थी, और ऐसा क्या हो गया था कि उनके साथ के लोगों में, तमाम लोगों में, उनकी आंखों में खून सवार हो गया था। बताएंगे आपको 1983 के उस कत्लेआम की कहानी जिसे इतिहास नेल्ली के नरसंहार के तौर पर याद करता है, और 42 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने उसकी जांच रिपोर्ट की फाइल को कभी सार्वजनिक ही नहीं किया, जो अब जाकर के नई सरकार हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने उसे सार्वजनिक किया है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इतिहास में जाएं उससे पहले आपको हम ये बताएं कि आज हम इस कहानी को क्यों याद कर रहे हैं। तो ये घटना तो 1983 की है, लेकिन घटना क्या थी, इस घटना का सत्य क्या था, ये आज तक किसी को नहीं पता था। इस घटना के सत्य की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आज तक कभी बाहर नहीं निकल सकी। लेकिन अब असम की हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने विधानसभा में 500 से अधिक पन्नों की उस तिवारी कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है, जिसने कई तरह के झूठ का पर्दाफाश किया है और भारत की राजनीति में कॉकरोच रूपी राजनीतिक प्रतिष्ठानों को भी भीड़ में नग्न खड़ा कर दिया है। और साथ ही साथ एक बार फिर से उस जरूरत की तरफ हम सभी की नजरों को घुमा दिया है कि एक देश के तौर पर हमें यह क्यों पता होना चाहिए कि हमारे देश में कहां कहां कौन कौन रह रहा है। तो जो मैंने आपको शुरू में खैरुद्दीन की कहानी सुनाई, दरअसल उस कहानी का इस्तेमाल उस वक्त की केंद्र और राज्य की सत्ता में काबिज कांग्रेस पार्टी ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किया और इस फाइल को कभी बाहर आने नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि इस घटना को हिंदू मुसलमानों के बीच की लड़ाई बताकर हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए और हिंदुओं को गुनहगार बना दिया जाए। लेकिन जब फाइल बाहर आई तो इसका सत्य कुछ और ही था। सबसे पहले इसी हिंदू मुसलमान वाले इशू का ही सच जानते हैं। तिवारी कमीशन की रिपोर्ट के 396 और 97 पृष्ठ संख्या पर इस रिपोर्ट को बनाने वाले टीपी तिवारी ने लिखा है कि इस घटना को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की घटना के तौर पर पेंट कर देना बिल्कुल गलत होगा। इस नरसंहार का नाम जिस नेल्ली गांव के ऊपर रखा गया है, उसके आसपास चमारिया, मालीबारी जैसे कई गांव हैं जहां मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा है। रिपोर्ट में ऐसे गांवों का जिक्र है जहां हिंदुओं ने ही हिंदुओं के ऊपर हमला किया है। ऐसे गांवों का भी जिक्र है जहां हिंदुओं और मुसलमानों के एक समूह ने मिलकर दूसरे समूह पर हमला किया है। रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 196 पर चश्मदीदों के बयान दर्ज हैं कि 18 तारीख से पहले ही झगड़े होने लगे थे। 18 तारीख जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। 12 से 14 तारीख के बीच कई गांव जलाए जा चुके थे। बदन चंद्र नाम के एक चश्मदीद के हवाले से लिखा गया है कि उनके गांव वाले पहले ही हमले से परेशान होकर के 70 की संख्या में पलायन करके अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर जाकर अपनी जान बचा रहे थे। इस रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 255 से 57 तक आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पुलिस ने जो मृतकों के नाम दिए हैं उसमें हिंदुओं के नाम भी हैं और मुसलमानों के नाम भी हैं।
पुलिस के बयान और तिवारी कमीशन की इस रिपोर्ट के जिन हिस्सों को अभी तक हमने जाना, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें तो यह तो स्पष्ट हो जाता है कि गांव को जलाया जाना और हत्याओं की घटनाएं धर्म के आधार पर बिल्कुल नहीं हो रही थी। जब यह स्पष्ट हो गया कि इन हत्याओं के केंद्र में मजहब और धर्म था ही नहीं, तो सवाल यह बनता है कि उस लड़ाई का सच बताने से कांग्रेस क्यों डर रही थी? क्यों 42 वर्षों तक वो रिपोर्ट असम सरकार की तिजोरी से बाहर नहीं आई? तो जवाब छुपा है इन घटनाओं की डिटेलिंग में, और अब हम उन्हीं डिटेल्स पर विस्तार से बात करेंगे। अब इस बात को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा और पीछे चलना होगा। 1826 का साल, अंग्रेजों और बर्मा के शासकों के बीच युद्ध समाप्त हुआ, यांडाबो की संधि पर हस्ताक्षर हुए और असम के क्षेत्र पर अंग्रेजों का राज कायम हुआ। इसे बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। यहां आबादी कम थी और मिट्टी बहुत ज्यादा उर्वर थी, बहुत अच्छी नदियां यहां पर बहती थी। 1823 में ही रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को यहां एक जंगली पौधा मिला, कालांतर में जिसे चाय के पौधे के रूप में जाना गया। राज कायम होने के बाद 1837 में अंग्रेजों ने यहां व्यावसायिक दृष्टिकोण से चाय के बागान विकसित करने शुरू किए। चीन के व्यापारी भी यहां पर आने लगे। चूंकि स्थानीय आबादी कम थी तो बाहर से मजदूर लाए जाने लगे। पूर्वी बंगाल और नेपाल के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मजदूर आए। अगले करीब 100 वर्षों तक वो मजदूर वहां पर थे, वो मजदूर थे और अंग्रेज उनके मालिक थे। और असम के लोग अपनी सीमाओं में जमींदार थे या सिर्फ नागरिक थे। लेकिन जब 1947 में आजादी आई तो काफी कुछ बदल गया। पूर्वी बंगाल अब पाकिस्तान का बंगाल बन चुका था। यहां से आने वाले लोग जो एक वक्त तक अपने ही मुल्क में आ जा रहे थे, भारत विभाजन और आजादी ने उनके लिए कागजों पर सरहदें बना दी। असम के लोग जो अब तक अंग्रेजों के अधीन अपना जीवन गुजार रहे थे, वो अब स्वतंत्र थे। एक सदी से ज्यादा के वक्त की गुलामी ने असम की जमीन में बड़ी संख्या में बाहरी और स्पेशली बंगाली मुसलमानों को बसा दिया था। कुछ वहां की संस्कृति में रच बस गए, लेकिन अधिकतर बाहरी असम की महान संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं बन पाए। आजादी के बाद जब जनगणना के आंकड़े असम के लोगों तक पहुंचे तो उनके लिए वो आंकड़े एक झटका थे। तिवारी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया कि वहां बड़ी संख्या में बाहरी और बंगाली लोग मौजूद थे। कमीशन की रिपोर्ट में 1901 से 1971 तक की जनगणना के आंकड़े पेश किए गए, जिसमें हर दशक में यानी 1911 में 16.99%, 1921 में 20.48%, 1931 में 19.91%, 1941 में 20.40%, 1951 में 19.98% और बांग्लादेश विभाजन के ठीक पहले यानी 1961 में 34.61% यानी 61% और 1971 में 34.95% की जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। जब पूरे देश की जनसंख्या की वृद्धि का अनुपात देखा गया तो हर दशक में असम की वृद्धि दर से करीब 10% कम की दर देश की थी। कई लोग कहेंगे कि असम का फर्टिलिटी रेट ज्यादा हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं था। असम उस समय भारत के सबसे कम फर्टिलिटी रेट वाले राज्यों में से था। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जिनकी फर्टिलिटी रेट वाकई ज्यादा थी, उनकी भी जनसंख्या असम की जनसंख्या की रफ्तार के आसपास की गति से भी नहीं बढ़ रही थी। असम के लोगों ने अपने आसपास की खाली पड़ी जमीनों पर कब्जे होते देखे। उनके गांवों के बगल ही और बड़े गांव बसने लगे। उस समय की कांग्रेस सरकार ने इस विषय पर बात करना भी जरूरी नहीं समझा। पंचायती चुनाव से लेकर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को ये लोग प्रभावित करने लगे। नेताओं के लिए यह संख्या एक वोट बैंक बन गई। असम के लोगों की माने तो आंकड़ों से भी ज्यादा की संख्या वहां पर थी। बाहर से आने वाले लोगों की संख्या कहीं ज्यादा थी जो आंकड़ों में दिख रही थी। इससे बड़ी संख्या में पाकिस्तान के हिस्से से आने वाले बंगाल के, जो 1971 में बांग्लादेश बना, वहां के घुसपैठियों की भी थी। भारत की सीमाएं उस समय किसी भी घुसपैठ के लिए ओपन गेट थी। कई बड़ी नदियां थीं और उसके आसपास के इलाके बिल्कुल खुले थे, वहां पर कोई सुरक्षा नहीं थी। असम के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। पहले यह विरोध सामाजिक स्तर तक ही सीमित था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार और उनकी ही राज्य की सरकार की उपेक्षा ने इस विरोध को एक आंदोलन का स्वरूप दे दिया। उपेक्षा क्या हुई तो एक घटना उसकी भी है। 1978 में मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र के सांसद हीरालाल पटवारी की मृत्यु हो जाती है। उपचुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल रिवाइज किए जाते हैं। आखिर में जो संख्या निकल के सामने आती है वो ये बताती है कि इस लोकसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं, जिनकी संख्या 36,780 थी। सोचिए, एक लोकसभा क्षेत्र में यह हालत थी तो 126 विधानसभा सीटों और 14 लोकसभा सीटों का क्या हाल हो चुका था। लेकिन इस सीट पर चुनाव हुए
ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन जो पहले से ही अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध कर रही थी, उसने 1978 के आखिर में आते आते यह तय कर लिया कि अब पूरे असम के लोगों को आंदोलनरत करना है। मार्च 1979 आते आते ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद ने मिलकर असम आंदोलन की शुरुआत कर दी। गोलपाड़ा, नंगांव और दर्रंग आदि क्षेत्रों को सरकार ने एक झटके में सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया। पूरे असम में बंद बुलाया जाने लगा और धरना दिया जाने लगा। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी। 1980 में इंदिरा गांधी आम चुनावों को जीत करके दोबारा से प्रधानमंत्री बन चुकी थी। 1980 में यह प्रदर्शन और तेज हुआ। कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ऑयल रिफाइनरी, हाईवे, स्कूल, कॉलेज सब बंद हो गए। बाहरी और असमिया मूल के लोगों के बीच झगड़े की खबरें आने लगी। 1981 आते आते राज्य की कांग्रेस सरकार के विधायकों को अपने ही असमिया लोगों के बीच मुंह दिखाना भारी पड़ने लगा। इस साल के मध्य में विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और राज्य की कांग्रेस सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी ने यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। आंदोलनरत संगठनों की मांग थी कि बाहरी लोगों को पहचान करके उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाए। सरकार ने अपनी सियासत और दुनिया में गांधीवादी, उदारवादी छवि को बचाना शायद ज्यादा जरूरी समझा, बजाय असम के लोगों को। 1982 में केंद्र सरकार ने फैसला किया कि असम में विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन असमिया लोगों को डर था कि जो लाखों अवैध लोग अब असम में रह रहे हैं, वो अगर वोट करेंगे तो जो पार्टी चुनाव जीतकर आएगी वो असमिया लोगों की बजाय उन घुसपैठियों के लिए नीतियां बनाएगी। जो जमीनों पर कब्जा हो चुका है उनके लिए पक्के कागज बन जाएंगे और भी बड़ी संख्या में अवैध रूप से घुसपैठिए यहां पर आएंगे और उनको भी बसाया जाएगा और धीरे धीरे हम अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और हमेशा के लिए उन्हें डर लगा कि राज्य में असमिया लोग दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। कमीशन की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 136 से 140 तक उस समय की प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के इंटरव्यू के हवाले से यह लिखा गया है कि 1982 के मई में कलेक्टर और एसपी जो अलग अलग जिलों के थे, उन्होंने इस कमीशन को इंटरव्यू दिया। अपने अपने इलाकों की इंटेलिजेंस केंद्र और चुनाव आयोग को भेजकर बता चुके थे कि अगर चुनाव हुए तो काफी खून बहेगा, लेकिन कांग्रेस असम में चुनाव हर हाल में करवाना चाहती थी। फरवरी 1983 में चुनावों की घोषणा कर दी गई। बड़ी संख्या में असम आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तारीखों का ऐलान हुआ। 14, 17 और 20 फरवरी को चुनाव होने थे। असम आंदोलन के नेताओं ने साफ कह दिया कि घुसपैठियों के मिलावट वाले इलेक्टोरल रोल से होने वाले मतदान में हम हिस्सा नहीं लेंगे। वो लोग चाहते थे कि चुनावों से पहले स्पष्ट कर दिया जाए कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं। इन लाखों घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाए और 1951 के बाद जो भी लोग देश में घुसे हैं उन तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया जाए। केवल असम के मूल नागरिक ही या जो 100 वर्षों से अंग्रेजों के वक्त से वहां पर काम करते हुए लोग रह रहे हैं वो लोग रह सकते हैं, लेकिन अवैध घुसपैठिए जो आजादी के बाद और 1951 के बाद आए हैं उनको नहीं रहने दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने लाखों घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार दे दिया। राज्य के प्रशासन ने इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से नहीं हो सकेंगे। असम आंदोलनकारी सीधे तौर पर इलेक्शन बायकॉट का ऐलान कर रहे थे और इसी बीच 14 तारीख का मतदान हुआ। असम आंदोलन के बायकॉट की अपील की वजह से बड़ी संख्या में असमिया लोगों ने वोट नहीं डाला, लेकिन कुछ इलाकों में घुसपैठियों ने वोट डाला और यह सीधे तौर पर असम आंदोलन के विरोध के तौर पर देखा गया। जब ये लोग घुसपैठियों को रोकने गए तो भिड़ंत हो गई। 14 तारीख को पुलिस ने रिपोर्ट किया कि कुछ गांवों में लड़ाइयां हुई हैं और कुछ गांवों में आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। इनमें अधिकतर गांव घुसपैठियों के थे। लोकल थानों ने रीइंफोर्समेंट मांगी लेकिन नहीं मिली। 15 तारीख को घुसपैठियों की तरफ से असमिया लोगों के ऊपर हमले किए गए। नेल्ली, बोरबोरी, सिलभेटा के इलाकों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे। प्रशासनिक लापरवाही और पुलिस की कमजोरी की वजह से 15 और 16 की तारीख के बीच उस भीषण नरसंहार की पटकथा तैयार हुई जिसे आज हम नेल्ली नरसंहार के तौर पर जानते हैं। 17 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान हुआ। बड़ी संख्या में विदेशी घुसपैठियों ने वोट डाला। उनके लिए भारत का नागरिक बने रहने का यही एकमात्र तरीका था और इससे असमिया लोगों में गुस्सा और बढ़ता चला गया। कमीशन के रिपोर्ट के 377 और 378 पृष्ठ संख्या पर चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने दर्ज किया है कि एसएचओ नौगांव ने सूचित किया था कि कुछ इलाकों में पोलिंग करवाना खतरनाक हो सकता था, लेकिन पोलिंग करवाई गई और बड़ी संख्या में वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वोट डाला है। वोटिंग में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखकर असम के सामान्य लोग भी डेमोग्राफी चेंज के डर के साए में आ गए। असम के कुछ इलाकों में तनाव बढ़ने लगा और फिर हुई 18 फरवरी की सुबह।
9 बजे से 10 बजे के बीच मुख्यतः नेल्ली और इसके अलावा बोरबोरी, सिलभेटा, माटी पर्वत, बोरजोला, मूलाधारी के इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू हो गई। अगले 3 से 4 घंटों तक यह इलाका खून और आग से सनता चला गया। पुलिस के ड्राइवरों ने पुलिस की गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया। किसी तरह की रीइंफोर्समेंट नहीं आई। सड़कों को बंद कर दिया गया। पुलिस अपने थाने छोड़कर खुद भागने लगी। आला अधिकारी थाने की रिक्वेस्ट कॉल को मानो सुन ही नहीं रहे थे। इस मंजर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो व्यवस्था ऐसा ही चाहती हो। शाम के 3 बजे जब लोग शारीरिक रूप से थक गए, तब जाकर स्वतः यह हिंसा का दौर मध्यम पड़ा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दिन के 4 से 5 घंटों में कुल मिलाकर 1800 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई और अनगिनत गांव जला दिए गए। अगले दिन यह हिंसा जारी रही। नेल्ली और आसपास के इलाकों से निकलकर यह हिंसा दर्रंग, कामरूपा और गोलपाड़ा के इलाकों में पहुंच गई। सरकार के पास कर्फ्यू के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था, लेकिन हिंसा इससे भी नहीं रुकी। गांवों को खाली करके भाग रहे घुसपैठियों को दौड़ाकर मारा गया। कई जगहों से रिपोर्ट हुआ कि जहां घुसपैठियों मजबूत थे, वहां उन्होंने असमिया लोगों की हत्याएं की, गांवों और लोगों को जिंदा जला दिया। घुसपैठियों के हमले में कम से कम 500 असमिया मूल के लोग मारे गए। हिंसा के इस दौर में भी सरकार ने मतदान करवाना जारी रखा। 20 तारीख को तीसरे चरण का मतदान हुआ और इस दिन भी हिंसा हुई। कई जगहों पर पुलिस के लोग भी घायल हुए। पुलिस के आला अधिकारियों ने तिवारी कमीशन को बताया कि पूरी असम पुलिस के हौसले पस्त थे। वो इसके आगे हालात कुछ भी हो जाते, ड्यूटी कर पाने की स्थिति में नहीं थे। आखिरकार 21 फरवरी को जब सेना आई, तब जाकर हिंसा रुकी, लेकिन तब तक सरकारी आंकड़ों की माने तो 2000 और सामान्य लोगों और कुछ इंडिपेंडेंट लोगों के दावों को माने तो 5000 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद 688 क्रिमिनल केस दर्ज किए। बाद में 1985 में जब राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में असम समझौता हुआ, तो कई मांगों के साथ इन सभी आपराधिक मुकदमों को निरस्त करने की मांग भी केंद्र सरकार ने मान ली। और कह सकते हैं इस तरह से असम के सबसे स्याह इतिहास का समापन हुआ। लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी थे। 14 जुलाई 1983 को इस नरसंहार की जांच के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी टीपी तिवारी के नेतृत्व में एक जांच कमीशन बनाया गया था। इसने अपनी तमाम जांच को पूरा करके राज्य की नई कांग्रेस सरकार को मई 1984 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक नहीं किया। और यहीं से खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल कि रिपोर्ट सार्वजनिक आखिर क्यों नहीं की गई। क्योंकि इस रिपोर्ट के 17वें चैप्टर में जो सुझाव और निष्कर्ष निकाले गए हैं, वे सीधे तौर पर यह कह रहे थे कि यह धार्मिक हिंसा नहीं थी, बल्कि घुसपैठिया बनाम मूल असमिया की समस्या और लाई थी। सुझाव दिया गया कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को असम में जमीन खरीदने का अधिकार न दिया जाए। तिवारी कमीशन ने सुझावों में यहां तक कहा कि डोमिसाइल पीरियड को डिफाइन किया जाए, सिटीजनशिप वेरीफाई किया जाए और नागरिकता के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को भी चेक किया जाए और इन तमाम आधारों पर तय हो कि कौन असम का नागरिक है और कौन नहीं। इन सुझावों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो एनआरसी के जैसे ही नजर आते हैं, जिससे स्पष्ट हो सके कि एक इलाके में कौन लोग, कैसे लोग रह रहे हैं, उस चीज को समझने में आसानी हो। और ये बेहद आसानी से समझ सकते हैं कि आज की कांग्रेस और तब की कांग्रेस का अवैध घुसपैठियों को लेकर के सेम स्टैंड रहा है। जबकि यह जरूरी है कि भारत के मूल निवासियों का संरक्षण किया जाए, उनकी संस्कृति, उनकी संपदा का संरक्षण किया जाए। 2025 में जाकर भाजपा की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार इन तमाम बातों को बाहर निकाल रही है। अन्यथा तो आप तमाम लोगों को नेल्ली नरसंहार के बारे में बात करते हुए सुनिए, वे इसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों के ऊपर किया गया अत्याचार बताने से नहीं चूकते हैं। क्योंकि कांग्रेस भी शायद यही चाहती थी कि उनके द्वारा अपने बॉर्डर न सुरक्षित कर पाने, असम के मूल निवासियों को प्रोटेक्ट ना कर पाने की कहानी भारत कभी जान ही ना पाए। लेकिन हमने कोशिश की कि इस वीडियो में आपको न सिर्फ उस 42 साल पुरानी तिवारी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बताया जाए, साथ ही साथ यह भी समझाया जाए कि अवैध घुसपैठियों का रहना कितने खतरनाक अंजाम ला सकता है। कुछ बातें और जिन्हें इस मौके पर कहना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसके नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समय पर पाकिस्तान में पीड़ित हिंदू शरणार्थियों को भारत में आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर इनको लाए हम तो हम सभी डूब जाएंगे। वही पार्टी और उन्हीं के खानदानी वारिस 1983 में पूरे असम पर कब्जा किए हुए अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने को तैयार नहीं थे। तैयार छोड़िए, वो उस रिपोर्ट तक को सार्वजनिक करने को तैयार नहीं थे जिसमें बताया गया था कि नेल्ली नरसंहार की असली वजह घुसपैठ थी। उनकी सरकार के द्वारा दिया गया उन घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार था। जब 2019 और 20 में एनआरसी के खिलाफ पूरे देश के मुसलमान एकजुट हुए थे, तब भी यही कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार इसके खिलाफ था कि ऐसी कोई व्यवस्था न बने जिसके जरिए यह पता चल सके कि देश में कौन रह रहा है और कौन नहीं रह रहा है, वो भारतीय है या नहीं।
अगर ऐसा कहा जाए कि देश में घुसपैठियों का सबसे बड़ा गार्जियन कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य इस बात की चीख चीख कर गवाही देने के लिए आ जाएंगे। दिल्ली में जब सीए और एनआरसी के खिलाफ मुसलमानों का आंदोलन चल रहा था तो उसको दंगे की शक्ल देने का काम सोनिया गांधी के एक बयान ने दिया था। लोकसभा सदस्य मीनाक्षी लेखी ने सदन में बताया था कि सोनिया ने ही मुसलमानों को डू और डाई के लिए प्रेरित किया था। दूसरी बात असम समझौते को लेकर के 1985 में यह समझौता साइन हुआ और इसका 6वां खंड इस पूरे समझौते की आत्मा थी। सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान को बचाने, उनके लैंड राइट्स को बचाने, उनकी नौकरियों को बचाने का पूरा वादा इस हिस्से में था। लेकिन दुर्लभ बात यह हुई कि सरकार यही नहीं डिफाइन कर पाई कि असली असमिया है कौन। इसमें एक बात थी कि असम आंदोलन के लोग चाहते थे कि नागरिकता का आधार 1951 की जनगणना हो, जबकि कांग्रेस सरकार चाहती थी कि इसका आधार 1971 की जनगणना हो। और इसी वजह से कांग्रेस कभी तय ही नहीं कर पाई कि नागरिकता का आधार क्या होगा। और कांग्रेस इस डर में भी रही कि अगर किसी फैसले पर हम पहुंचने की कोशिश भी करते हैं तो हमारा वोट बैंक हो जाएगा। अवैध घुसपैठिए तो जाएंगे, उनके सिंपैथाइजर जो देश में हैं वो भी हमसे नाराज हो जाएंगे। 1985 से 2013 का वक्त आ गया। असम के मूल निवासी अपने ही राज्य के कई जिलों में अल्पसंख्यक हो गए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने असम समझौते के 6वें खंड को पूर्ण रूप से कभी नहीं लागू किया, उसके एक भी महत्वपूर्ण बिंदु को लागू नहीं किया। हालांकि अब तिवारी कमीशन की इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद यह समझना आसान है कि घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है और उसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद इस बात को भी बल मिलेगा कि देश में एक ऐसे रजिस्टर की आवश्यकता है जिसमें स्पष्ट हो कि कौन भारत में रह रहा है, उसके पास भारत में रहने का जो अधिकार मिल रहा है वो किस आधार पर मिल रहा है। जिनके पूर्वजों ने इस धरती को उर्वर बनाए रखा है, उस पर फसल बोने और उसे काटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ असली भारतीयों का ही होना चाहिए, यह भी सुनिश्चित किए जाने का एक बड़ा आधार मिलेगा। तिवारी कमीशन की रिपोर्ट सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं बताती है, उस पूरे नेक्सस के बारे में बताती है जिसने भारत की जड़ों को कमजोर किया, भारत के संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफी चेंज की और उससे कितना बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ और उसका गुनहगार कौन है, इसे पहचानने में आसानी इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद होगी। दुनिया में कोई भी सभ्यता उसके मूल के बिना सरवाइव नहीं कर सकती है। असम की सभ्यता को एक लंबे वक्त तक नुकसान पहुंचाया गया है। उम्मीद है अब सरकार फाइल को सार्वजनिक करने के साथ साथ उन तमाम जरूरी कदमों को भी उठाएगी जिससे असम को पुनः उसके वैभव के शिखर पर पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ जो असम सरकार के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बड़ी ऐतिहासिक भूल को सुधारने का फैसला ऑपरेशन पुशबैक के जरिए लिया है वो अपने आप में रिमार्केबल है। आंकड़े बताते हैं कि 30,000 से ज्यादा घुसपैठियों को असम की हिमंता सरकार ने देश से बाहर निकाल दिया है। आज के 50 साल पहले 1980 में कांग्रेस सरकार अगर यही कर पाती तो शायद हजारों लोगों की जान नहीं जाती। असम के कई जिलों में असम के ही लोग अल्पसंख्यक नहीं हो जाते। लेकिन वही कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। हिमंता ने शायद वही सुबह देने की कोशिश असम को की है जहां असम साफ सुथरे माहौल में सांस ले सके। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। इस वीडियो को लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।